नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। मॉक टेस्ट की सीरीज़ हम कर रहे हैं। आज हमारा 25वां मॉक टेस्ट है जिसमें हम 15 प्रश्न लेकर फिर आ गए हैं। और हमारा जो विषय रहेगा आज वो है इकाई 9 का हिंदी निबंध, जिसमें हमारे 11 निबंध हैं और उनके ऊपर ही मैंने ये प्रश्न जो है आपके समक्ष रखे हैं। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न में है कि निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। तो यह कथन किसका है, आपको ये बताना है। रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और कुबेरनाथ राय। तो इसमें आप अपना उत्तर लगा लीजिए और समय का आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा समय नहीं लेना है एक प्रश्न के लिए आपको। तो इसका सही उत्तर है पहले प्रश्न का दूसरा वाला, रामचंद्र शुक्ल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है सही कालक्रम बताना है। इसमें आपको 4 इसमें रचनाएं हैं, अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क और कुटच। तो चारों ऑप्शंस में इन्हीं को आगे पीछे करके लगाया गया है। तो आपको सही कालक्रम बताना है इसमें, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो सही कालक्रम जो है आपको लिखना भी पड़ सकता है, साइड में आप रफ भी करते हैं हिंदी में, ऐसा नहीं है कि आप गणित में ही करते हैं सिर्फ। तो इसमें आप इनके वर्ष भी लिख लेंगे तो उसके बाद आप सही कालक्रम में लगा सकते हैं। तो सही उत्तर है इसका पहला वाला, यानी कि अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क और कुटच। तो अशोक के फूल का समय है 1948 ईस्वी, कल्पलता का 1951, विचार और वितर्क का 1954 और कुटच का 1964 ईस्वी। अभी आज एक कमेंट भी हमें आया है कि आप जब हिंदी में वर्ष बताते हैं तो अंग्रेज़ी में भी बताइए। ये मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप जो है एक बार पहले हिंदी में गिनती ज़रूर सीखिए, क्योंकि जब आप हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो सब कुछ हिंदी में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग नहीं करती, फिर भी आपको गिनती जो है वो हिंदी में ज़रूर आनी चाहिए। और कहेंगे तो मैं इस पर एक वीडियो भी बना दूंगी कि आप उसमें गिनती को कैसे जल्दी से सीखें हिंदी की। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न, किस निबंध का प्रारंभ इस वाक्य से हुआ है? आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हमें इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। तो किस निबंध की जो पहली पंक्तियां हैं वो ये हैं, शिव मूर्ति, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, आशा का अंत या फिर संस्कृति और सौंदर्य। तो तीसरे प्रश्न का हमारा सही उत्तर है दूसरा वाला, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। इस निबंध की शुरुआत इन्हीं पंक्तियों के साथ हुई है। चौथा प्रश्न है शिव शंभू का चिट्ठा, जो कि एक निबंध है इस निबंध वाली इकाई में। इस कृति के निम्नलिखित चिट्ठों को उनके नामों के साथ सुमेलित करना है। इसमें जितने भी चिट्ठे लिखे गए हैं उनका एक नाम है साथ में, ठीक है, एक शीर्षक कह सकते हैं आप, तो उनको उसके साथ सुमेलित करना है आपको। एक तरफ है दूसरा चिट्ठा, पंचम, सप्तम और अष्टम। इधर नाम है विदाई का संभाषण, श्रीमान का स्वागत, बंग विच्छेद और आशा का अंत। तो कुल मिलाकर इसमें 8 चिट्ठे हैं। आपको मैं उनके नाम इस प्रश्न के अंत में बता दूंगी, लेकिन अभी हम इसका सही उत्तर देखें तो हमारा सही उत्तर है दूसरा वाला, यानी कि 2, 4, 1, 3। यानी कि दूसरे चिट्ठे का नाम है हमारा श्रीमान का स्वागत, पंचम चिट्ठे का नाम है आशा का अंत और सप्तम चिट्ठे का नाम है विदाई का संभाषण और अष्टम चिट्ठे का नाम है बंग विच्छेद। और अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो पहले चिट्ठे का नाम जो इसमें रह गया है वो है बनाम लॉर्ड कर्जन, दूसरा हमने इसमें कर ही लिया है। तीसरे चिट्ठे का नाम वैसराय का कर्तव्य है और चौथे चिट्ठे का नाम है पीछे मत फेंकिए। 5वां इसमें हो गया है और छठा जो इसमें चिट्ठा है वो है एक दुराशा और 7वां 8वां तो इसमें है ही। तो इस प्रकार से 8 चिट्ठों के नाम आपको पता होने चाहिए कि इस निबंध में इन 8 चिट्ठों के क्या क्या नाम हैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भाग शुक्ल जी के निबंध कविता क्या है का नहीं है। अब कविता क्या है जो निबंध है रामचंद्र शुक्ल जी का, उसके भी कुछ भाग हैं, उन भागों के शीर्षक भी हैं। तो इसमें से कौन सा भाग उनके इस निबंध का नहीं है, यह बताना है आपको। काव्य और व्यवहार, सौंदर्य, चमत्कारवाद और भावात्मकता। तो इसमें सही उत्तर हम देखते हैं तो सही उत्तर है भावात्मकता। अब यूजीसी नेट में जो प्रश्न आते हैं उसमें नहीं है वाले प्रश्न अधिकतर आते हैं और बच्चे यहीं पर गलती कर जाते हैं कि वो है वाले का आंसर लगा देते हैं। नहीं है का मतलब आपको वो देखना है कि जो उसका आंसर नहीं है। तो इसमें जो भावात्मकता है वो इस निबंध का कोई भाग नहीं है। बाकी 3 जो है काव्य और व्यवहार, सौंदर्य, चमत्कारवाद, इसी निबंध के भाग हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न, उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। यह किसकी पंक्तियां आपको बताना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, पूर्ण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो छठे प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है हमारा पहला वाला,
हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये जो पंक्तियां हैं इनके निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं उससे ली गई हैं ये पंक्तियां। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाव या फिर आप इसको कथन भी बोल सकते हैं मजदूरी और प्रेम निबंध से नहीं है, आपको यह बताना है। पहला है, अन्न पैदा करने में किसान ब्रह्मा के समान है। गडरिये का जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंधि से सुगंधित है। मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना नास्तिकता है। और ऐसी मातृभूमि मेरी है स्वर्ग से भी प्यारी, जिसके पद कमलों पर मेरा तन मन धन सब बलिहारी। निबंधों में जो कुछ विशेष पंक्तियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए कि ये इस निबंध में हो सकता है, क्योंकि आपने जब निबंध को पढ़ा होता है तो उसका भाव आपको पता होता है, उसकी महत्वपूर्ण पंक्तियां आपको पता होती हैं। तो ये वही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। इसमें से एक ऐसी पंक्ति है जो इन चारों में से जो इस निबंध मजदूरी और प्रेम की नहीं है इस निबंध की। तो जो सही उत्तर है हमारे 7वें प्रश्न का वो है चौथा वाला। बाकी 3 जो ऊपर की पंक्तियां आपको नजर आ रही हैं ये इसी निबंध की हैं, परंतु चौथे वाले जो पंक्ति है वो किसी और निबंध की है। किस निबंध की? उठ जाग मुसाफिर निबंध, जो कि हमारे पाठ्यक्रम का ही हिस्सा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न, 40 वर्ष ही असली जीवन काल है, 40वां यानी चरम बुढ़ापा। दरअसल 40 वर्ष से ज़्यादा जीना असभ्यता है, अश्लीलता है, अनैतिकता है। ये पंक्तियाँ किस निबंध से ली गई है? आप इस पंक्तियों का भाव देखेंगे तो आपको हैरानी होगी कि 40 वर्ष जो है जीवन काल की समाप्ति थोड़ी हो जाती है, फिर भी ये एक हमारे निबंध का हिस्सा है। और आपको बताना है कि ये पंक्तियाँ किस निबंध से ली गई हैं। मजदूरी और प्रेम, उत्तर फाल्गुनी के आसपास, संस्कृति और सौंदर्य या फिर शिव मूर्ति। तो 8वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर है उत्तर फाल्गुनी के आसपास। इस निबंध की ये पंक्तियां हैं। तो 40 वर्ष को आप लगा लीजिए, जो हमारा 11 निबंध है ना उसमें से 40 वर्ष से संबंधित जो पंक्तियां होंगी वो इसी निबंध की हैं, और किसी अन्य निबंध बाकी के 10 निबंधों में 40 वर्ष से लेना देना कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये हिंट याद रहेगा। फिर 9वां प्रश्न है, फिर सुमेलित करना है आपको निबंध और निबंधकार को। आलोक पर्व, तमाल के झरोखे से, आचरण की सभ्यता, हेमंत की संध्या। अब आप कहेंगे ये निबंध तो हमारे उन 11 निबंधों में नहीं है, परंतु जो हमारे निबंधकार जिन्हें हम पढ़ेंगे इन निबंधों के द्वारा उनके बाकी निबंधों के नाम आपको पता होने चाहिए, इसलिए ये उन्हीं के निबंध है। निबंधकार है विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, सरदार पूरन सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही उत्तर अगर हम देखें 9वें प्रश्न का तो है हमारा चौथा वाला, यानी कि 4 1 3 2 4 1 3 2 मिलाते हैं हम इसे। आलोक पर्व को हम मिलाएंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका निबंध है ये। तमाल के झरोखे से विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। आचरण की सभ्यता सामने ही सरदार पूरन सिंह जी का निबंध है। और हेमंत की संध्या कुबेरनाथ राय जी का निबंध है। तो ये चारों निबंधकार हमारे जो है निबंध के पाठ्यक्रम में है, ये इकाई 9 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 10वां, किसने हजारी प्रसाद द्विवेदी को ललित निबंध का द्रोणाचार्य कहा है? अब ये प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, किसने किसको क्या कहा है, क्या नाम दे दिया है, ये पता होना चाहिए आपको। तो किसने कहा है? विश्वनाथ तिवारी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र या फिर विवेकी राय। तो 10वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर है दूसरा वाला, कुबेरनाथ राय। मैं आपको जो 9वां प्रश्न है एक बार उसमें आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये 9वां प्रश्न जो भी हमने किया है, ये जो 4 हमारे निबंध है ना इनके मैं आपको वर्ष काल बता देती हूँ। आलोक पर्व जो है वो 1972 ईस्वी, तमाल के झरोके से 1981 ईस्वी, आचरण की सभ्यता जो है 1912 में प्रकाशित हुआ था ये, और जो हेमंत की संध्या है ये 1964 में धर्मयुग में प्रकाशित हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी तो मैं बताना भूल गई थी, तो लेकिन पता होनी चाहिए। अब 10वें प्रश्न का हमने लगा लिया है, कुबेरनाथ राय इसका आंसर है। 11वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत कथन छांटना है हमें। सही कथन 3 तो होंगे ही। राम कथा से संबंधित कुबेरनाथ राय के 3 निबंध संग्रह हैं। दूसरा तथ्य है, कुबेरनाथ राय के निबंधों में गांधी दर्शन की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। तीसरा, कुबेरनाथ राय ने गांधी दर्शन के सौंदर्य को गांधी शास्त्र कहा है। और कुबेरनाथ राय का पहला निबंध हेमंत की संध्या धर्मयुग में 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब आपको चारों में एक कॉमन बात नजर आ रही होगी कि ये चारों ही कथन कुबेरनाथ राय के बारे में है। अब इसका मतलब कुबेरनाथ राय के बारे में आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। तो इसमें से जो हमारा गलत कथन हमें दिख रहा है वो कौन सा है? वो है हमारा तीसरा वाला। पहला वाला बिल्कुल सही, दूसरा भी बिल्कुल सही, और ये इंपॉर्टेंट कथन है। कथन कह लीजिए, तथ्य कह लीजिए, बात एक ही है।
और चौथा वाला जो है वो भी बिल्कुल सही है। तीसरे वाले में क्या गड़बड़ है कि कुबेरनाथ राय ने जो है गांधी दर्शन के सौंदर्य को जो है गांधी शास्त्र नहीं कहा है बल्कि रस शास्त्र कहा है। और इनका जो पहला वाला पॉइंट दिख रहा है ना आपको कि रामकथा से संबंधित कुबेरनाथ राय के 3 निबंध संग्रह हैं, कौन कौन से हैं वो? पहला है महाकवि की तर्जनी, त्रेता का बृहत्साम और रामायण महातीर्थम। तो ये इनके 3 निबंध संग्रह। तो तीसरा वाला जो है ये हमारा आंसर तो सही है इस प्रश्न का, परंतु ये कथन जो है ये गलत है। ये वाला गांधी दर्शन के सौंदर्य को इन्होंने गांधी शास्त्र की जगह रस शास्त्र कहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वां, कविता क्या है? जो निबंध है रामचंद्र शुक्ल जी का, मैं बता देती हूँ आपको, वो इनमें से किस में संग्रहित है? चिंतामणि के भाग 1 में, 2 में, 3 में या 4 में? किसी किसी को ये प्रश्न आसान भी लग सकता है। तो 12वें प्रश्न का अगर हम उत्तर देखते हैं तो सही उत्तर है हमारा पहला वाला, चिंतामणि के भाग 1 में इनका यह निबंध जो है संग्रहित है। और इनका ये जो निबंध है कविता क्या है, ये 46 पृष्ठों का निबंध है, यानी कि 46 पेजेस का निबंध है। 1939 ईस्वी इसका समय है, 1939 ईस्वी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न है, इनमें से किसने हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा दिया था? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट या डॉक्टर रामविलास शर्मा? तो सही उत्तर है हमारा पहला वाला, प्रताप नारायण मिश्र। इन्होंने ये नारा दिया था। और इनके बारे में आपको और बातें बता देती हूँ कि प्रताप नारायण मिश्र जो है ये द्वितीय भारतेंदु भी कहे जाते हैं, इनका प्रतिरूप भी कहे जाते हैं भारतेंदु जी का। और भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र, ये तीनों जो नाम आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और भारतेंदु, ये जो 3 नाम हैं, ये 3 नामों को मिलाकर हम हिंदी के निर्माताओं की बृहत्त्रयी भी बोलते हैं। और प्रताप नारायण मिश्र जी के बारे में तो बहुत सारी रोचक बातें प्रसिद्ध हैं। एक तो ये कि ये अभिनय के शौकीन थे, साथ साथ इन्होंने स्त्री पात्र अभिनय करने के लिए अपने पिता से मूछे मुंडा लेने की आज्ञा भी प्राप्त कर ली थी। ये बात इनके निबंध में भी प्राप्त होती है हमें। तो ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए, और जो बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें हों तो हमें याद भी रह जाती हैं। और मैं आपको प्रश्नों के साथ साथ इसलिए ये सब बातें बताती हूँ ताकि आपको सुनने से ही याद हो जाए। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न। इसमें से भी आपको गलत कथन छांटना है। मैं जानबूझ के आपको गलत कथनों की प्रैक्टिस इसलिए करवा रही हूँ, अभ्यास इसलिए करवा रही हूँ ताकि पेपर में आपको एकदम से गलत निकालना आ जाए। आपको यहाँ अभ्यास हो जाएगा तो आप वहाँ पर गलती नहीं करेंगे। तो पहला वाला है कि उर्दू में भारतेंदु रसा उपनाम से कविता लिखते थे। दूसरा, 1883 ईस्वी में भारतेंदु ने नाटक शीर्षक से एक आलोचना लिखी थी। तीसरा, भारतेंदु का प्रसिद्ध कथन है हिंदी नई चाल में ढली, या फिर इनमें से कोई गलत कथन है ही नहीं। तो 14वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है हमारा चौथा वाला, इनमें से कोई नहीं। तीनों ही ऊपर के कथन बिल्कुल सही हैं। और मुझे तो लगता है पहला और तीसरा वाला तो आपको आसान लगा होगा, हो सकता है दूसरा भी आसान लगा हो। रसा उपनाम से कविता लिखते थे उर्दू में, प्रसिद्ध कथन है हिंदी नई चाल में ढली, और इन्होंने एक आलोचना लिखी थी नाटक शीर्षक से 1883 ईस्वी में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अंतिम प्रश्न है, सुमेलित करना है निबंध और उसका प्रकार। निबंध के लेफ्ट साइड में जो आपको नाम नजर आ रहे हैं वो हमारे इन 11 निबंधों में से ही एक है। इकाई 9 के निबंधों के नाम है शिव मूर्ति, शिव शंभू का चिट्ठा, नाखून क्यों बढ़ते हैं और उत्तर फाल्गुनी के आसपास। प्रकार है ललित निबंध है, सांस्कृतिक है, विचारात्मक है या व्यंग्यात्मक है। सबसे पहले इन 11 निबंधों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये 11 निबंध किस प्रकार के हैं, साथ साथ इनकी शैली कौन सी है। निबंध की शैली भी इम्पॉर्टेंट है इनकी। तो शिव मूर्ति, मैं आपको पहले इसका उत्तर बता देती हूँ। 15वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर है चौथा वाला, यानी कि 3 4 2 1 3 4 2 1 मिलाते हैं इसको। शिव मूर्ति जो है ये एक विचारात्मक निबंध है। शिव शंभू का चिट्ठा जो है ये एक व्यंग्यात्मक निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं ये एक सांस्कृतिक निबंध है। और उत्तर फाल्गुनी के आसपास ये एक ललित निबंध है। तो इस प्रकार से इनकी शैली के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे कि दिल्ली दरबार जो है, जो पहला निबंध हम इस इकाई में पढ़ते हैं, ये एक रिपोतार्ज शैली का निबंध है। मैं आपको बाकी निबंधों के बारे में भी बता रही हूँ। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये एक धार्मिक निबंध है। शिव मूर्ति जो हमने इसमें पहले नंबर पे ही देखा है, ये एक विचारात्मक निबंध है और इसकी शैली भी विचारात्मक है। शिव शंभू का चिट्ठा जो आपको दूसरे नंबर पे नजर आ रहा है, ये एक व्यंग्यात्मक निबंध है, तो शैली भी इसकी व्यंग्यात्मक होगी। फिर कविता क्या है, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है, ये एक सैद्धांतिक समीक्षा विषयक निबंध है और इसकी शैली जो है वो समीक्षात्मक और व्यास शैली कही जाती है।
नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो आपको यहाँ तीसरा नंबर पे दिख रहा है, ये एक सांस्कृतिक निबंध है। इसकी शैली जो है विचार प्रधान शैली है इसकी। फिर मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, जो कि एक व्यक्ति व्यंजक निबंध है। इसकी शैली भी ललित प्रधान शैली है। फिर मजदूरी और प्रेम जो है वो एक भावात्मक और विचारात्मक निबंध है और इसकी धारा शैली है। उत्तर फाल्गुनी के आसपास एक ललित निबंध है, जो चौथे नंबर पे हमने लगाया है और इसकी धारा शैली है। उठ जाग मुसाफिर जो है एक संस्मरणात्मक निबंध है और इसकी शैली भी यही है, संस्मरणात्मक, और व्यास शैली भी है इसकी। और संस्कृति और सौंदर्य जो कि हमारा अंतिम 11वां निबंध है, ये एक सांस्कृतिक निबंध है और इसकी शैली आलोचनात्मक है। ज़रूरी नहीं है कि निबंध जिस प्रकार का हो उसकी लेखन शैली भी उसी प्रकार की हो। जैसे कि अंतिम वाले में आपने देखा, संस्कृति और सौंदर्य एक सांस्कृतिक निबंध ज़रूर है, संस्कृति किससे संबंध करके लिखा जाता है इसे, लेकिन उसकी शैली कैसी, आलोचनात्मक, आलोचना करते हुए। तो शैली विभिन्न हो सकती है और कई बार जैसा प्रकार है निबंध का वैसी शैली भी हो सकती है। तो इस प्रकार से ये 11 निबंधों की शैलियाँ और प्रकार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। आप चाहें तो बीच में वीडियो पॉज करके भी इसे नोट कर सकते हैं अगर आपके पास ये तथ्य नहीं थे तो। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट 15 प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आई थी और इसी प्रकार हम ये किसी ने डिमांड नहीं की थी कमेंट सेक्शन में निबंध के ऊपर, क्योंकि निबंध पे अभी तक मैंने कोई भी मॉक टेस्ट नहीं डाला था, इसलिए मैं इस विषय को लेकर आई। और इस निबंध की इकाई में से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, ऐसे तो वैसे कोई इकाई है ही नहीं जिसमें से प्रश्न ना बने। फिर भी अगर आपको आज हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें। कमेंट आप यूं ही करते रहे, साथ में अगर आप लाइक बटन दबा देंगे तो हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ेगा। और आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान तो रख ही रहे होंगे, साथ साथ कभी कभी बीच में हल्का गर्म पानी भी पीजिए, इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी। खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।